नमस्कार। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है? पहले साथियों शराब घोटाला सभी के निगाहों में था और अब साथियों यहां पर दवा घोटाला या कहें तो मोहल्ला क्लिनिक घोटाला भी सबके सामने आ रहा है। यह साथियों आखिर मामला है क्या? जहां पर साथियों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर पहले से ही जेल में बंद हैं और अब साथियों अरविंद केजरीवाल भी जब जेल पहुंच जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की तो कमर टूट जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले से ही नेतृत्व करने वाले जो बड़े नेता हैं वे साथियों जेल में पहुंच चुके हैं। और साथियों ये जेल में क्यों बताए जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यदि ये बीजेपी में शामिल हो गए होते तो आज इन पर जो भी केसेस हैं साथियों वो सभी केसेस हटा दिए जाते और वे साथियों बिल्कुल पाक साफ हो जाते जैसे अन्य नेताओं के द्वारा किया गया। लेकिन ये तीनों नेता जिनके मैंने नाम लिए, विजय नायर, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के साथ, आम जनता के साथ खड़े हुए हैं, बीजेपी में शामिल नहीं हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, फिर भी इन्हें साथियों जेल की हवा खानी पड़ रही है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या है शराब घोटाला और क्या है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला? इस पर साथियों विस्तार में चर्चा करेंगे। आप यहां पर देख रहे होंगे कि पहले साथियों मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। अगर आप पहले कभी दिल्ली गए हो तो आपको साथियों मोहल्ले में बने हुए इस प्रकार के अस्पताल दिख जाते होंगे, जहां पर साथियों हो सकता है थोड़ी मोड़ी भीड़ जरूर होती हो, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में साथियों यह पाया गया कि इन मोहल्ले क्लिनिक में साथियों जो दवाइयां दी जा रही थी वे मानक के अनुरूप नहीं थी, या वे दवाइयां कहा जाए तो गुणवत्ता के अनुकूल नहीं थी, जिसकी रिपोर्ट साथियों उपराज्यपाल के द्वारा कई बार दी गई थी। लेकिन उन दवाइयों को क्यों नहीं बदला गया? और जिस तरह की साथियों मोहल्ला क्लिनिक से रिपोर्ट निकल करके आई वह ये निकल के आई कि एक डॉक्टर जो मोहल्ला क्लिनिक में सिंगल डॉक्टर है वो साथियों मात्र 4 घंटे में किस प्रकार से 500 मरीजों को देख रहा था। वह साथियों इतनी देर में तो एक मंदिर में लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, उतनी देर में डॉक्टर रजिस्टर पर उसकी रजिस्ट्री करके और उसकी दवाई पूछ करके या उसकी जो बीमारी है उसको पूछ करके उस मरीज को दवा भी दे रहा था। अमूमन दोस्तों ये देखा गया है कि इस प्रकार से नहीं होता है। एक क्लिनिक के अंदर बहुत सारा स्टाफ होता है, लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिक्स में यह कहा गया कि एक स्टाफ होने के बावजूद भी यहां पर 4 घंटे में 500 मरीज किस प्रकार से देखे जा रहे थे। इस बात की सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग्स आखिर कहां हैं जब यहां पर कैमरे लगे हुए हैं? साथियों साथ ही साथ रजिस्टर के फोटोज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इन फोटोज में आप देखेंगे तो जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं साथियों वो लगभग एक जैसे नजर आएंगे। आपको 9999 नजर आएगा और कुछ नंबर साथियों इस प्रकार से भी हैं जिनकी शुरुआत 1 2 3 से हो रही है। साथियों आप जानते हो कि भारत के अंदर 1 2 3 से कोई भी फोन नंबर स्टार्ट नहीं होता है। साथियों इसका मतलब यहां पर फर्जी टेस्ट भी कराए जा रहे थे। एक तो दवाओं का घोटाला हुआ, दूसरा साथियों लैब टेस्ट फर्जी हुए, तीसरे मरीज नहीं होने पर भी जो फर्जी मरीज थे उनका साथियों डेटा रिकॉर्ड कर दिया गया। लो क्वालिटी की दवा साथियों इसके नाम पर बहुत से पैसे की हेराफेरी की गई। लगभग यह हेराफेरी साथियों 100 करोड़ तक की हो सकती है। साथियों पहले ही दिल्ली सरकार लिक्वर मामले में साथियों पहले से ही संदेशे के घेरे में थी, अंदेशे में थी। सीबीआई और ईडी के द्वारा लगातार जांचें की जा रही थी और अब साथियों ये दवा का घोटाला भी नजर आ रहा है। साथियों मैं बात कर रहा हूं शराब घोटाला। साथियों एक बयान आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का जिसमें वो कह रहे थे दवा दारू की वो जो योजना थी साथियों वो कहीं जुबान पर लीक होने का नाम तो नहीं ले रही थी। साथियों पहले बात करते हैं अब दारू यानी कि शराब को लेकर के। 17 नवंबर 2021 को साथियों दिल्ली सरकार आनन फानन में
नई शराब नीति लेकर के आती है और पुरानी शराब नीति को हटा देती है। नई शराब नीति को समझते हैं और पुरानी शराब नीति को भी समझने का प्रयास करेंगे। नई शराब नीति के तहत साथियों दिल्ली में 32 जोन बनाए जाने थे, जिनमें साथियों एक जोन में 27 शराब की दुकानें खुलनी थी और इस प्रकार से पूरे के पूरे दिल्ली में साथियों 849 दुकानें खुलनी थी। साथियों पहले पुरानी नीति के तहत साथियों 60% सरकारी दुकानें होती थी और 40% साथियों प्राइवेट दुकानें होती थी, लेकिन नई शराब नीति के मामले में साथियों 100% जो दुकानें थी वो प्राइवेट कर दी जाती हैं। मतलब सरकार की जो दुकानें थी वो 0% हो जाती है। अब बात करते हैं, यहां पर एक दुकान को अलॉट करने का पुरानी नीति के हिसाब से मात्र 25 लाख रुपया देना होता था, लेकिन नई शराब नीति में साथियों यह आंकड़ा 5 करोड़ पहुंचा दिया जाता है। इससे साथियों जो बड़े कारोबारी थे वो तो इस मामले में कूद सकते थे, लेकिन जो छोटे ठेकेदारी करते थे वो साथियों अब शराब के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं और साथियों उनको दुकानें अलॉट नहीं होती हैं। ये तो एक घोटाला हुआ, 25 लाख का जो पैमाना था वो अब 5 करोड़ हो गया, तो छोटे व्यापारी यहां पर मारे गए, छोटे कारोबारी यहां से विदा हो गए। अब बड़े कारोबारी साथियों, अब बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नई नीति में साथियों एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है जो कहीं से भी साथियों जायज नजर नहीं आता है। अब आप कहेंगे ये जायज नजर क्यों नहीं आता है? जैसे मान लेते हैं साथियों कि अगर मैं और आप हैं और मुझे नीति बनाने के लिए कहा जाए तो क्या मैं अपने खिलाफ नीतियां बनाऊंगा? आप कहोगे कि नहीं सर, आप अपने खिलाफ नीति क्यों बनाओगे? क्या नेता कभी अपने खिलाफ नीतियां बनाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बनाता है। तो ऐसा ही कुछ साथियों यहां पर फ्रॉडगिरी का मामला भी सामने आ रहा है। यह फ्रॉडगिरी किस तरीके से की गई? पहले साथियों पुरानी नीति में जहां पर सरकार 330 रुपए वसूल करती थी, जब शराब की बिक्री साथियों कम थी और रेट भी कम था। जब साथियों 750 ml का रेट 530 रुपए था, तब सरकार को 330 रुपए मिलते थे और जो कारोबारी होता था उसे लगभग 33 रुपए के हेरफेर में मिलता था। लेकिन नई शराब नीति के तहत साथियों सरकार की जो आमदनी हो गई वो मात्र 3 से 3.5 रुपए हो गई और जो कारोबारी की जो आमदनी हो गई वो 360 रुपए हो गई, जब शराब का दाम साथियों 750 ml का 560 रुपए हो गया। जो कि आपको बैकग्राउंड में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये साथियों काम किया गया। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार ने अपनी आमदनी को कम दिखाते हुए शायद ये बैक एंड से या बैक डोर से ये व्यवस्था बनाई कि हम कारोबारी को इसका लाभ पहुंचाएंगे और कारोबारी इसका लाभ, जो इस पैसे का उपयोग है, वो हमें हमारी सरकार बनाने में किसी अन्य राज्य में पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके के कुछ मामले सामने आए। तो यहां पर साथियों अरविंद केजरीवाल के कुछ वीडियोस भी मेरे पास हैं, उनको सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से वे प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें चौथी फेल राजा का दर्जा देने का प्रयास कर रहे थे। क्या एक गरिमामयी पद को चौथी फेल बता करके अपने आप को बड़ा दिखाने की यहां पर किसी प्रकार की जरूरत नजर आती है? और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे, उस प्रकार से जब अब सीबीआई और ईडी के द्वारा लगातार छापे मारे जा रहे हैं, तो फिर क्यों केजरीवाल जी अपने आप को घर में छुपा करके बैठे हुए हैं? क्यों ईडी के समन पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं? ईडी के समन पर साथियों उन्हें जाकर के अपनी सफाई और अपनी बात रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में साथियों वे एक अच्छी छवि की पार्टी के तौर पर देखे जाएं और उनकी पार्टी की छवि साथियों जो कुछ धूमिल हो रही है वह छवि साथियों सुधर करके सभी के सामने आए। क्या इस प्रकार से किसी को संबोधित करना साथियों राजनीति के अंदर जरूरी होता है? जिस तरीके से यह कहने का प्रयास किया गया और चैलेंज करने का प्रयास किया गया, देखते हैं साथियों आगे क्या होता है। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।